नए राज्य और नए साम्राज्य। 10 नए राज्य और नए साम्राज्य। चलो शुरू करते हैं। दरअसल क्या बताती है प्रशस्तियाँ? तो प्रशस्तियाँ क्या बताती हैं? दरअसल अरविंद गुप्त के प्रसिद्ध राजा स्कंद समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अरविंद, छोड़ो इसको। समुद्रगुप्त के बारे में हम इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। तो हमें क्या याद रखना है कि समुद्रगुप्त के दरबार में कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन, जिसने समुद्रगुप्त प्रशस्ति लिखी थी। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। एक संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ है प्रशंसा। तो प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रशंसा। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी हुआ है, जैसे गौतमी पुत्र से सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका और महत्व बढ़ गया। अभी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा और युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्सव कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि इसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए, यहाँ वैसे भी एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो मतलब प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है उसमें बहुत, मतलब उसे एक उत्कृष्ट छवि के रूप में उभारा है समुद्रगुप्त को। अगर तुम मानचित्र साथ में और देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र का हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु रखेंगे, उसी तरह बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो इसको छोड़ो। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का था। आर्यावर्त किसका नाम था? भारत का नाम था, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उसके राज्यों को अपना साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापंथ के बाहरी शासक आते हैं, जिनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र लाल बिंदु लिए कि इन सब पर नया हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया गया। समुद्र ने अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों को आंतरिक गहरा बैंगनी रंग में रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गणीय संघ हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते हैं, इनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, इनके दरबार में उपस्थित हुआ करते हैं। थे इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संबंधित कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। तो समुद्रगुप्त की अधीनता भी स्वीकार की और पुत्री का विवाह भी किया। थानसर, थानेसर यूपी में पड़ता है, कन्नौज यूपी में, मथुरा यूपी में, प्रयाग यूपी में, पाटलिपुत्र और नालंदा बिहार में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, भरूच गुजरात में और वल्लभी गुजरात में, और सातवां अजंता महाराष्ट्र, अजंता महाराष्ट्र, अमरावती, अहोल और चालुक्य महाराष्ट्र कर्नाटक, पल्लव कांचीपुरम तमिलनाडु, चोल तमिलनाडु, अरिकामेडु तमिलनाडु, महाबलीपुरम तमिलनाडु और पुहार तमिलनाडु, और मदुरई तमिलनाडु और पांडे तमिलनाडु, और चेर केरल में। वंशावलियाँ, वंशावलियों के बाद पहले हम ये पढ़ लेते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत किसे कहते हैं? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रमी संवत का प्रारंभ परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया था, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शक्कों पर विजय की प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन में आ जाए कि विक्रम संवत किसने चलाया? तो विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने, गुप्त वंश का था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
और किस पे, सक्कू पर विजय पाने के उपलक्ष्य पर। और उसके बाद में ये विक्रमादित्य की नाम की उपाधि धारण की इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा को महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद के शासकों और जैसे अनेक बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वज सूची से भी जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों में पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को पराजित किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भरा था और हर्षवर्धन या तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। तो हर्षवर्धन कौन था? एक राजा था जिन्होंने 1400 साल पहले शासन किया था, जिनके दरबारी को भी बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की। और किसने लिखी? बाणभट्ट ने। और किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बनने तक का वर्णन है। तो इसमें किसका वर्णन है? उनके वंशज का और उनके वंशजों का तथा राजा बनने का, हर्षवर्धन के राजा बनने का उल्लेख है बाणभट्ट की हर्षचरित में, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और चीनी तैथ्यात्री सेवनसांग काफ़ी समय पहले हर्ष के दरबार में था, जिन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो हर्षवर्धन कौन था? राजा था, 14 साल पहले शासन किया और इसकी हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने, संस्कृत में लिखी। और इसके हर्षवर्धन के काल में सेवनसांग इसके दरबार में आया था। तो सेवनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानसर के राजा बने। तो थानसर पता था किधर है? यूपी में। इनके बहनों कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधिकरण कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संबंध बंगाल को भी जीत के उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। और जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की और आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो नर्मदा को पार करके जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो किसने रोका? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो पल्लवों का राज्य कहाँ स्थित था? कांचीपुरम के आसपास। कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से कावेरी नदी के डेल्टा तक फैलाता था। तो कावेरी नदी के डेल्टा तक किसका शासन था? तो पल्लवों का शासन था। और चालुक्य का शासक कृष्णा और तुंगभद्रा नदी पर चालुक्य का शासक था। और पल्लवों का शासक कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक, और चालुक्य का कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। तो चालुक्य की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। यहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के समयों का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों का निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यों में सबसे प्रसिद्ध राजा था, जिनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो रवि कीर्ति ने क्या रची? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। तो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति रची।
तो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति रची। वो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा था और सबसे प्रसिद्ध था चालुक्यों का कृष्णा से तुंगभद्रा और कांचीपुरम से कावेरी पल्लवों का था शासन। रवि कीर्ति क्या कहता है कि रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वर्ष दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों का अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो पल्लवों और चालुक्यों किसने समाप्त किया? राष्ट्रकूटों तथा चोल वंशों ने। अब पढ़ते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थे? गांव। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे। लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वालों लोगों को समर्थन जुटाने के कई कदम उठाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। तो कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था तथा एक संधि विरहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। तो इनमें से नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारी के काफिले का नेता और प्रथम कुलीन अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायास्तु यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं कि अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर जिनके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, तो बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिससे सेना तथा घोड़ों की देखभाल कर सकते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति के सामंत कहलाते थे। मतलब जो कर वसूलते थे, हथियार जुटाते थे और सेना में घोड़ों की देखभाल करते थे, ऐसे व्यक्ति को पुरानी क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। कहीं भी शासक दुर्बल होते थे तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो अगर किसी राज्य का शासक दुर्बल है तो वहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं वो उस पर अधिकार करना के चाहेंगे, तो सामंत स्वतंत्र हो जाते हैं। सामंत मतलब पूंजीपति लोग। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव के अभिलेख में कुछ स्थानीय चर्चाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों को संगठन, जिसे सभा कहते हैं। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है। तो उर क्या है? उर एक ग्राम सभा है। नगरम व्यापारियों के लिए एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। तो सबसे पहले तो एक संगठन था, सभा थी, उसके बाद उर था और उसके बाद नगर था। इनमें से बहुत सी स्थानीय शताब्दी तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोगों का जीवन कैसा था? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन की चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। तो मतलब राजा और ब्राह्मण तो संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते थे।
तो कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कहानी है? तो दुष्यंत तो एक राजा है तथा शकुंतला एक नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों की दीवार की बात कही गई है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा नाटक था जिसमें एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दीवार की बात की गई है? तो कालिदास का ऐसा नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, और जिसमें महिलाएं तो प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं, जबकि ब्राह्मण को और राजाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। और इसमें किसकी प्रेम कहानी थी? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक के राजा और शकुंतला नाम की एक प्रेम कहानी और गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार। अब ये पढ़ लेते हैं। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने शकुंतला से को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वालों और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। तो ये कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है, और ये कालिदास की है, और इसमें मछुआरे के साथ द्विवार की बात कही गई है। चीनी तीर्थयात्री फासियान को ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो मतलब अछूतों के बारे में फासिया ने लिखा है कि जब भी कोई शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, तो इन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। मतलब कोई भी जैसे वैश्य आ गया, शूद्र आ गया, तो उसे मतलब आने से पहले दरबारी लोग लकड़ी पे डंडे पर चोट मार देंगे, जिससे लोग उनसे दूर हो लेंगे, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि अगर ये हमें छू लेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे। एक जगह से बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिनमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ संगीतकारी नगाड़े और बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि आपकी शिकायत का कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल उसे हलचल भरे माहौल में डरकर भाग खड़े हो सकते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लेते हैं। मरुभूमि होते हुए भी सर्दियों में अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले ये लोगों में बंधुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। तो बंधुइन क्या है? अरब में बंधुइन को किस नाम से जाना जाता था? घुमक्कड़ कबीले। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 14 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म को इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। इसके बाद सभी को समान माना गया है। और यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने और स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त और स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और मन स्थिर मन के, स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी छोड़ो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले
और हर्षवर्धन का शासनकाल 14 साल पहले। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही कौन आया था? ह्वेनसांग। अब पढ़ते हैं 11वां चैप्टर, इमारतें, चित्र और किताब। सबसे पहले पढ़ते हैं लौह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख में मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि जितने वर्षों के बाद भी इसमें जमने लगा। तो एक कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है जिसे चंद्र नाम के एक शासक ने बनाया है जो गुप्त वंश का शासक था। ये इस पर मतलब जंग नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूनों स्तूप जैसी कच्ची इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ तो टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उनमें सब में तो एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा परित कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। तो स्तूप में क्या रखे जाते थे? हड्डी, राख, कीमती सिक्के, पत्थर। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। तो प्रारंभिक स्तूप क्या है? धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया जाता है। बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता है, जैसे ये ढका हुआ है। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ बना रहता है। तो वर्ताकार पथ भी बना रहता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि प्रदक्षिणा पथ क्या है? तो स्तूपों के चारों ओर, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक बनाया गया पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। और धातु मंजूषा जिसमें बुद्ध की कुछ चीज़ें, आवश्यक चीज़ें जैसे हड्डी या राख होगी, कोई कीमती पत्थर हो गया, तो इन्हें धातु मंजूषा कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। और वेदिका क्या है? प्रदक्षिणा पथ को एक लोहे की रेलिंग से चारों ओर घेर लिया जाता है, इसे ही वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कृतियों से सजे होते हैं। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ी को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इसी तरह की कई गुफाएं और मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों की सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। तो मंदिरों का मुख्य भाग गर्भगृह। गर्भगृह क्या है? मंदिरों का मुख्य भाग है जिसमें देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, ये देख लो, यही सांची का महान स्तूप सांची किधर है? मध्य प्रदेश में। और अमरावती भी मध्य प्रदेश में। कई 100 सालों तक इस स्तूप पर प्रयोग संबंधित अशोक के जमाने का है। जबकि रेलिंग जैसे वेदिका कहते हैं भी है। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। तो भीतर गांव के मंदिरों में काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किए गए, जिसे शिखर कहा गया। शिखर निर्माण के कठिन कार्यों के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मैदानों, मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मंडप क्या है? तो मंडप एक सभागार है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे।
महाबलीपुरम तथा ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कई उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अब ये क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। तो भीतर गांव में उत्तर प्रदेश का एक आरंभिक मंदिर है ये। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है, और वो था उत्तर प्रदेश में, और कुछ लोग उड़ीसा करके आ गए। उड़ीसा नहीं है, उत्तर प्रदेश है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों से पत्थरों से बनाया गया दाईं और महाबलीपुरम के एकादश मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर की एक विशाल प्रदेश पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। एकाश्म क्या है? महाबलीपुरम के मंदिर जिन्हें पहाड़ी को तलाश कर बनाया गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों को एक एक तौर से जोड़ते हुए उसके ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने से ऊपर से नीचे के क्रम में बनते थे। इन मंदिरों को काटते समय पत्थर काटने वाले किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी भी इन्हें बनाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलालेखों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचारने के लिए तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों को लाकर दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया, 2 मंजिली इमारत को बनाया गया, कमरों के प्रवेश द्वार को बनाया गया। तो उड़ीसा में एक जैन इस तरह शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संबंधित राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाला भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इनमें इमारत की सजावटें की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची में एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। तो तोरण किसने बनवाया था? तो तोरण का खर्च किसने किया? तो हाथी दांत काम करने वाले श्रमिकों ने। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों ने व्यापारी में कर्षक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार और सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि इतने सारे लोगों ने बनाने में, सजाने में अपना योगदान दिया है। चित्रकला। अजंता ये वे जगह हैं जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। तो विहार हमने पढ़ा था, विहार घर होते थे। इनमें से कुछ द्वारा चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। इन चित्रों का रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए हैं। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो अजंता महाराष्ट्र में। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथा तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो शिल्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वे पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वे एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वे कुनंगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए, जहाँ पांडे राजा के दरबारी चोरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। और कनंगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है। तो किसमें? तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की, और इसमें कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है। रचना इलांगो नामक कवि ने। शिल्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनंगी के दुख को इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो,
तुम मुझे स्थावना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशु सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धुल से सना यूं ही पड़ा है? कहाँ का अन्याय है कि गोधुली की स्वर्णिम बाबा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली ऐसाई और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवांगत के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये शिल्पकादिक्रम की इलांगो नामक कवि। एक और तमिल महाकवि मणिमेखलाई को करीब 14 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। तो मणिमेखलाई सतनार और शिल्पकादिक्रम इलांगो, इसमें कोवलन तथा महाद्री की बेटी की कहानी है। तथा कोवलन तथा महाद्री की बेटी कहानी मणिमेखलाई में है और सतनार द्वारा लिखी गई है। इनकी पांडुलिपि लगभग 100 साल पहले मिली है। जैसे अन्य लेखक जैसे कालिदास ने संस्कृत में लिखते थे। कालिदास ने बाण मेघदूत का एक श्लोक, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश दिया गया है। तो कालिदास की मेघदूत एक विरही प्रेम बरसात के बादलों को अपना संदेश बनाने वाली कल्पना करता है। देखो, इसमें कवि ने बादलों की उत्तर को ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया गया है। तो मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किया गया है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां जो बहुत प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण शामिल थे। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां, इनमें देवी देवताओं की पूजा की विद्या दी गई। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अतिरिक्त पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए। तो पुराण किस में लिखे गए? सरल संस्कृत में लिखे गए और देवी देवताओं की कहानियां हैं, जिससे सब उन्हें सुन और साथ समझ सके। स्त्रियों और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी उन्हें सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत के महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत पुरानी, पर आज इसमें रूप जानते हैं। वे करीब 15 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया गया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में, जिनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण किया। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वो विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों का खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास की जातक और पंचतत्व की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर ली गई। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दिखाई गई हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ तथा खोजशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्टियम इन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तरह दिया है, जिन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की, उनके बारे में पता लगाया। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गणित की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में फैली और आज पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक की चरक संहिता और सुश्रु चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तकें। अपनी रचना सुश्रुता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सकों की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता भी चरक की है, जिसने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया गया है। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। जो हम किताब पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले कोई लून नामक व्यक्ति ने किया था, चीन में किया। तो कागज़ का आविष्कार कोई लून नामक चीनी व्यक्ति ने किया।
ये पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों, पेड़ की छालों और पीट पीट की लुगदी बनाकर उसे चीनी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए विधि को अपनाया जाता था। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 14 साल पहले कोरिया पहुंचा। तो कागज़ बनाने निकला कोयलून, चीनी है 3 की। स्तूप निर्माण की शुरुआत 300 साल पहले अमरावती, 2000 साल पहले मध्य प्रदेश में है। कालिदास 16 साल पहले और लोह स्तंभ, भीतर गांव की मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 15 साल पहले, दुर्गा मंदिर 14 साल पहले। स्तूप क्या है? स्तूप एक टीला है और मंडप प्रदक्षिणावत स्तूप की चारों ओर वृत्ताकार पथ और गर्भगृह और सीखकर गर्भगृह के ऊपर लंबा निर्माण और गर्भगृह जहाँ देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह और मंडप मंदिर में लोगों की इकट्ठा होने की जगह।